Hello everyone, welcome to Pharmaiz. Here I post videos on pharmacy related subjects and explain both in Hindi and English. So if you all found my video helpful, then don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So जो हमारा आज का टॉपिक है, it is on introduction to फार्माकोपिया एंड द साइलेंट फीचर्स ऑफ फर्स्ट आईपी एंड सेकेंड आईपी एडिशन। इससे पहले मैंने इसका पहला वीडियो जो डाला है वो अपॉन हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्मेसी डाला है, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने फार्माकोपिया टर्म को बेसिकली बताया। सो लेट्स स्टार्ट विथ द डेफिनेशन ऑफ फार्माकोपिया। फार्माकोपिया होता क्या है? वैसे तो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है हिस्ट्री एंड स्कोप में, बट डिटेल्स में लेट मी एक्सप्लेन ऑन टुडेज वीडियो। बेसिकली फार्माकोपिया अगर मैं बता दूँ, इट कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, दैट इज़ फार्माकोर एंड पोइन। फार्माकोर मीन्स ड्रग एंड पोइन मीन्स मेक। सो ड्रग एंड मेक से कंबाइन होकर बनता है रेसिपी और फॉर्मूला। मीन्स इससे आपका ओवरऑल मीनिंग क्या पता चलता है? फार्माकोपिया क्या है? ड्रग मेकिंग प्रोसीड्यूर का एक बुक है। ओके, सो इट इज़ ऑफिशियल बुक विच कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ मेडिकल ड्रग्स विद देयर इफेक्ट्स एंड डायरेक्शन फॉर देयर यूज़। ये फार्माकोपिया जो है ये किसी भी कंट्री का ऑफिशियल या ऑथराइज्ड बुक होता है, जिसमें कि आपके मेडिकल ड्रग्स का लिस्ट रहता है, उसका कैसा इफ़ेक्ट्स रहता है, कैसा डायरेक्शन ऑफ यूज़ है, फॉर्मुलेशन, रेसिपी जिसे बोलते हैं, वो सारा चीज़ आपका पूरा डिटेल्स में दिया रहता है। रेसिपी बुक आप एक तरह से बता सकते हो, ड्रग फॉर्मुलेशन का रेसिपी बुक है। सो फर्स्ट जो हमारा फार्माकोपिया, सबसे पहले वर्ल्ड का जो सबसे फर्स्ट फार्माकोपिया बना था वो यूएस में बना था, यूएस के द्वारा बना था, यूएस कंट्री का इन दिसंबर 1820, और ये दो लैंग्वेजेस में आए थे, इंग्लिश एंड लैटिन। देन जो आपका इंटरनेशनल फार्माकोपिया, यूएस फार्माकोपिया तो वो अपना पर्सनल यूएस का हो गया, बट जो इंटरनेशनल फार्मूला जो था इंटरनेशनल फार्माकोपिया वो आपका WHO द्वारा बनाया गया इन 1951। वॉल्यूम 1 आया था 1951 में एंड वॉल्यूम 2 आता है 1955 में। ओके, सो बेसिकली मैं बता दूं आप लोगों को, अब हर कंट्री का अपना अपना फार्माकोपिया क्यों होता है। अब तक तो आप लोगों को शायद थोड़ा सा ये आइडिया होगा, तो इंडिया का फार्माकोपिया है अपना इंडियन फार्माकोपिया, यूरोप फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूएस फार्माकोपिया है, जर्मन फार्माकोपिया, ऐसे बहुत सारे। कुछ ही ऐसे कंट्रीज़ होंगे जिनका अपना फार्माकोपिया नहीं होगा, अदरवाइज मैक्सिमम कंट्रीज़ का अपना अपना फार्माकोपिया होता है। सो रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड सो मेनी फार्माकोपियाज? हर कंट्री अपना क्यों बनाया और एक इंटरनेशनल फार्माकोपिया फिर क्यों है? अब मैं बता दूं, अब ऐसा है कि ड्रग्स जिस केमिकल कॉम्पोजिशन से बनाया जाता है वो केमिकल कॉम्पोजिशन बेसिकली आता है आपका कहाँ से? सो क्रूड ड्रग्स से आता है। ठीक है, क्रूड ड्रग्स यानी कि रॉ प्लांट्स, मिनरल, एनिमल, ठीक है, प्लांट, मिनरल, एनिमल्स से ही आपका रॉ एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ये आप लोगों को पता होगा, एक्सट्रैक्शन करने के बाद ही रॉ केमिकल्स को प्योर करके आपका जो एग्जैक्ट मेडिकल केमिकल है, मेडिकल ड्रग्स है, उसको निकाला जाता है एंड देन उसको फिर एलोपैथिक सिस्टम में आपका ड्रग के फॉर्म में बनाया जाता है, जो केमिकल ड्रग्स अभी आप लेते हो, केमिकल मेडिसिन्स। सो बेसिकली आपका क्या होता है, हर कंट्री में कुछ अलग तरह के पेड़ पौधे, जानवर, मिनरल्स मिलते होंगे। अब खाना भी आप जानते होंगे, तो इंडिया में आपका कुछ अलग तरह का खाना खाया जाता होगा, सो अमेरिका में अलग, जर्मनी में अलग, यूरोप में अलग। क्यों ऐसा? बिकॉज आपका हर कंट्री में या हर आपके कॉन्टिनेंट्स में अगर कहें तो हर जगह, हर रीजन में अलग अलग तरह के आपके प्लांट्स या जो भी चीज़ें अवेलेबल रहती है, और वेदर कंडीशन अलग अलग होता है, उसके हिसाब से ही ना वहाँ का खाना पीना होता है। तो सेम ड्रग्स के साथ भी है, जहाँ जिस तरह के आपके मटेरियल्स मिलेंगे उसी के अकॉर्डिंग वहाँ का ड्रग फॉर्मुलेशन या वहाँ का केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ड्रग्स होगा। इसी वजह से अलग अलग कंट्रीज़ का अपना अलग अलग रेसिपी बुक या फिर फार्माकोपिया या ड्रग बुक आप कह सकते हो अलग अलग होता है। और इंटरनेशनल फार्माकोपिया जो बनता है
वो इंटरनेशनल क्यों है? क्योंकि वो हर कंट्री के केमिकल कॉम्पोजिशन को देखते हुए कुछ कॉमन फार्मूलाज को ऐड करता है। जिसके पास अपना खुद का फार्माकोपिया ना हो वो इंटरनेशनल फार्माकोपिया को फॉलो कर सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल फार्माकोपिया से उसे अपने कंट्री में बनाए जाने वाले मेडिसिन के लिए भी कुछ ना कुछ रेफरेंस ज़रूर मिल जाएगा। सो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया। अब नेक्स्ट चलते हैं आपका, सो दैट इज कुछ बेसिक टर्म्स पर जो आपका फार्माकोपिया में जनरली आप लोगों को देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मोनोग्राफ। उसमें से जो मेन है वो है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ आप जान लो इसलिए बिकॉज जब आप पढ़ोगे, ठीक है, आप जब आगे पढ़ने वाले हो साइलेंट फीचर्स, हर एडिशन ऑफ फार्माकोपिया का अपना कुछ कुछ साइलेंट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक जिसे बोलते हैं, अपना अपना कुछ कैरेक्टर्स है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको मोनोग्राफ ज़रूर मिलेगा उन कैरेक्टर्स में। तो मोनोग्राफ होता क्या है? बेसिकली मैं बता दूं, जो फार्माकोपिया में मोनोग्राफ है, इट कंटेन्स मेडिकल ड्रग्स, okay, medical drugs with their name, definition, description and पैकेजिंग, लेबलिंग एंड स्टोरेज स्टेटमेंट। तो मोनोग्राफ एक तरह से आप समझ लो चैप्टर का नेम है, ठीक है। जैसे कि आप पढ़ रहे हो, मान लो चैप्टर है आपका फार्माकोपिया, उसके अंडर में अब आप फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन इंडिया का, देन सेकेंड एडिशन ऑफ आईपी, देन थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन एट्सेट्रा, इस तरह से आप पढ़ते हो। सो मोनोग्राफ आप समझ लो, फार्माकोपिया में जो मोनोग्राफ्स है वो एक्चुअली है कंटेंट या आपका समझ लो चैप्टर। ओके, सो इस चैप्टर के अंडर, मतलब मोनोग्राफ हो गया चैप्टर, जो हेडिंग है वो हो गया, वो हेडिंग जो रहता है वो हेडिंग रहता है किसी न किसी मेडिकल ड्रग के नेम से। ओके, वो है मोनोग्राफ। जो मेडिकल ड्रग का नेम है वो हो गया आपका मोनोग्राफ या हेडिंग, जिसके अंडर में आपका डेफिनेशन रहेगा जिस तरह का, जैसे कि मान लीजिए अब आपका टैबलेट्स, ठीक है, मोनोग्राफ आपका हो गया टैबलेट्स, इट मीन्स आपका टैबलेट हो गया हेडिंग मोनोग्राफ। उसके अंडर में आप डेफिनेशन मिलेगा आपको टैबलेट का, देन डिस्क्रिप्शन, टैबलेट का थोड़ा सा डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस रहेगा, फिर टैबलेट्स का पैकेजिंग, लेबलिंग, स्टोरेज वगैरह दिया रहेगा, और कहीं कहीं थोड़ा बहुत 2-4 एग्जाम्पल्स ऑफ टैबलेट प्रिपरेशंस भी दिया रहता है। वो डिपेंडिंग ऑन एडिशंस, फर्स्ट एडिशन में किस तरह था, सेकेंड एडिशन कैसा था, सब में थोड़ा बहुत चेंजेस था। तो बेसिकली आप समझ जाओ मोनोग्राफ इज अ चैप्टर। ओके, सो नाउ जो आपका फर्स्ट आईपी बनता है, फर्स्ट एडिशन आईपी, इट कम्स ऑन 1955। 1955 में पब्लिश होता है बाय फर्स्ट आईपी कमिटी। अब मैं बता दूं, मैंने वही हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्मेसी में ही मैंने आप लोगों को आईपी कमिटी वगैरह के बारे में बताया था, थोड़ा बहुत वहाँ पे ब्रीफली मैंने वहाँ पे बताया था। तो मैं बता दूँ, जब भी फार्माकोपिया बना है, चाहे उसका फर्स्ट एडिशन आया, चाहे सेकंड एडिशन, या जितना भी एडिशन उसका आया हो, हर एडिशन को बनाने के लिए उस बुक को, आईपी को पब्लिश करने से पहले एक कमेटी बनाया जाता था, जिस कमेटी में आपके कुछ मेंबर्स होंगे। वो मेंबर्स आपस में डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सा ड्रग का लिस्ट ऐड होना है, कौन कौन सा चेंजेस लाना है, क्या कैरेक्टर होना है, क्या नहीं। तो उसके लिए कोई अकेला इंसान इस बुक को तो नहीं बना सकता, क्योंकि एक ऑथराइज्ड ऑफिशियल बुक है। तो सबसे पहले कमेटी बनाया जाता है, एंड देन वो कमेटी डिसाइड करके आपका फार्माकोपिया को पब्लिश करते हैं। सो फर्स्ट आईपी कमेटी आपका बनता है 1948 में, और वो कमेटी मिलकर आपका आईपी का जो बुक है, आईपी को पब्लिश करते हैं, फर्स्ट आईपी बुक को पब्लिश करते हैं 1955 में। और जो पहला कमेटी था उसमें आपके मेंबर्स थे 11, सिर्फ 11 मेंबर्स थे, जिसमें कोई हेड या कुछ ऐसा नहीं था, जस्ट 11 लोगों का मेंबरशिप था, जिसको मिलाकर आपका फर्स्ट आईपी पब्लिश होता है। नेक्स्ट अब चलते हैं, मूव ऑन टू साइलेंट फीचर्स ऑफ फर्स्ट आईपी एडिशन। जो आपका फर्स्ट एडिशन आता है इंडियन फार्माकोपिया आईपी का, उसका साइलेंट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के एग्जाम्स में ज़रूर ये सवाल मैक्सिमम आते हैं, किसी भी आईपी एडिशन का साइलेंट फीचर्स। सो ब्रीफली हम जान ले क्या क्या चीज़ था। फर्स्ट ऑफ ऑल, द टाइटल ऑफ मोनोग्राफ इज गिवन इन लैटिन लैंग्वेज, एब्रीविएटेड टाइटल for use in prescription have been given immediately below the Latin title। आप लोग बहुत नाम सुने होंगे अगर फार्मेसी में आप आओगे, या बहुत साइंटिफिक फील्ड्स में लैटिन वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस सुने होंगे। सो मैं बता दूं, स्टार्टिंग में आपका लैटिन वर्ड्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता था। जब भी कोई बुक्स लिखे जाते थे या कोई भी फैक्ट्स लिखे जाते थे, तो लैटिन वर्ड्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता था।
तो वही इफ़ेक्ट हमारे आईपी में भी था। जब फर्स्ट आईपी का एडिशन आया आपका, तो जो मोनोग्राफी है, जो मैंने बताया चैप्टर्स का जो हेडिंग, वो हेडिंग लैटिन लैंग्वेज में ही लिखा होता था, और लैटिन लैंग्वेज के टाइटल के बाद आपका लिखा रहता था एब्रीविएटेड टाइटल्स। एब्रीविएटेड टाइटल्स अगर मैं बताऊँ, एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। जैसे कि आप टैबलेट को शॉर्ट में लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल टैबलेट ऑफ पैरासीटामोल, मान लीजिए हेडिंग है टैबलेट ऑफ पैरासीटामोल, तो ये आपका हो गया टाइटल, जो लैटिन में आपका वहाँ जो भी लैटिन उसका टर्म होगा उसमें लिखा रहेगा, ठीक है। टैबेला, लैटिन में टैबलेट को कहा जाता है, अगर मैं बताऊँ तो टैबेला, सो टैबेला बोला जाता है। सो लैटिन में टैबेला ऑफ पैरासीटामोल फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लिखा हुआ है, तो एब्रीविएशन उसका क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, तो टैबलेट का शॉर्ट फॉर्म या टैबेला का शॉर्ट फॉर्म होता है टैब, तो टैब ऑफ पैरासीटामोल, ठीक है। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो एब्रीविएशन, टैबलेट का एब्रीविएशन हुआ टैब। सो टाइटल के नीचे आपका एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म ऑफ द टाइटल दिया रहता था, जो कि प्रेस्क्रिप्शन में आप यूज़ करोगे। अब प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग पे भी मैंने वीडियो दिया हुआ है, वहाँ पर मैंने फर्स्ट पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शंस वगैरह दिया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। सो प्रेस्क्रिप्शन में लैटिन वर्ड्स का, जो आपका ट्रेडिशनल प्रेस्क्रिप्शंस लिखा जाता था वहाँ पे लैटिन वर्ड्स का इस्तेमाल होता था, क्योंकि फर्स्ट आईपी के दौरान आपका लैटिन वर्ड्स चलता था, लैटिन लैंग्वेजेस चलता था, तो इस वजह से एब्रीविएटेड टाइटल्स का इस्तेमाल किया जाता था, बिकॉज वही एब्रीविएटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ टाइटल को ही प्रेस्क्रिप्शन में लिखना है। अगर किसी को प्रेस्क्राइब किया जाए कि आपको पैरासीटामोल टैबलेट लेना है, तो वहाँ पर पैरासीटामोल टैबलेट नहीं लिखना था, जो आपका मोनोग्राफ में दिया रहेगा आईपी के फर्स्ट मोनोग्राफ में, जैसे कि टैब पैरासीटामोल, तो आपको प्रेस्क्रिप्शन में वही जो एब्रीविएटेड टाइटल रहेगा टैब पैरासीटामोल ही लिखना होता था। ओके, तो इस वजह से आपका एब्रीविएटेड टाइटल एडेड रहता था। नेक्स्ट, द इंग्लिश टाइटल इज ऑल्सो गिवन। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ लैटिन में, लैटिन का इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी दिया रहता था, लेकिन सबसे ऊपर रहता था लैटिन टाइटल के बाद आपका उसका एब्रीविएटेड टाइटल मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ टाइटल जिसको प्रेस्क्रिप्शन में यूज़ करना है, और एब्रीविएशन ख़त्म होने के बाद आपका इंग्लिश में सेम टाइटल को लिखा रहता था। देन आपका वेट्स और मेजर्स, जितने भी वेट्स एंड मेजरमेंट्स है वो आपका मेट्रिक सिस्टम, ओके, मेट्रिक सिस्टम को फॉलो किया जाता था वेट्स एंड मेजर्स के लिए। आप लोग आगे जब इस वीडियोस में आप या फिर फार्मेसी में भी पढ़ोगे, वेरियस वेट्स एंड मेजरमेंट का स्केल जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा मेट्रिक सिस्टम और इम्पेरियल सिस्टम। सो नेक्स्ट, डोजेज, जो डोज लिखा रहता था वो दो तरह से लिखा रहता था मेट्रिक सिस्टम में भी। मेट्रिक मतलब आपका जो किलोमीटर, मीटर, लीटर ये है, ये आपका मेट्रिक सिस्टम कहलाता है, ठीक है। और डोज, टन, क्वार्ट्स, देन क्विंटल एटसेट्रा, वो आपका फिर इम्पेरियल सिस्टम्स में हो जाता है। सो बेसिकली आपका डोजेस भी मेट्रिक सिस्टम यानी कि वही mg, ग्राम, ये सब में लिखा रहता था। और साथ ही साथ इंग्लिश सिस्टम में भी, मतलब मेट्रिक सिस्टम के साथ साथ उसको इंग्लिश में भी आपका उसका ट्रांसलेशंस रहता था। बेसिकली इंग्लिश में उसका जो भी अमाउंट है उसको लिखा रहता था, तो दो लैंग्वेजेस में आपके डोज मिल जाते थे। नेक्स्ट, अ लिस्ट ऑफ प्रिपरेशन हैव बीन गिवन एट द एंड ऑफ सम ऑफ द मोनोग्राफ्स। अब जैसे कि मैंने बताया, मान लीजिए चैप्टर आपका टैबलेट पर है, या फिर मान लीजिए पर्टिकुलर टैबलेट तो नहीं रहेगा आपका, जैसे कि टैबलेट ऑफ पैरासीटामोल है, तो टैबलेट ऑफ पैरासीटामोल ऐसा तो नहीं है सिर्फ पैरासीटामोल को लिए और टैबलेट बना लिए, उसमें बहुत सारा हम एक्सिपिएंट्स मिला सकते हैं, अलग अलग तरह का एक्सिपिएंट्स, जैसे कि कुछ अलग अलग बाइंडर्स ले सकते हैं, कुछ अलग अलग लुब्रिकेंट ले सकते हैं एटसेट्रा। ये सब आप टैबलेट्स के डिटेल्स में जब पढ़ोगे तब आप जानोगे क्या क्या मिलाया जा सकता है एक टैबलेट को बनाने के लिए। सो एनीवेज, तो मान लीजिए चैप्टर का नेम है आपका टैबलेट ऑफ पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल को बनाने का 2-3 तरह का, मान लीजिए मैं बेसिक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों का। मान लीजिए रेसिपी बुक है, खाना बनाने का रेसिपी बुक है, मान लीजिए हेडिंग है पनीर की सब्जी, ठीक है, पनीर की सब्जी। तो अब आपका मान लीजिए वहाँ पे आपको एग्जाम्पल में 2-3 तरह का, जैसे शाही पनीर, फिर पनीर मसाला, देन पनीर चिली एटसेट्रा फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से मान लीजिए आपका 2-3 टाइप्स के प्रिपरेशंस का एग्जाम्पल्स भी दिया रहता था। ये सारा चीज़ आपका मोनोग्राफ्स के एंड में, ओके। देन टेम्परेचर सेल्सियस डिग्री में आपका डिनोट किया जाता था, सेल्सियस डिग्री का इस्तेमाल होता था। देन
Descriptive terms like soluble, very soluble, freely soluble, etc. are used where exact solubility is not known. अब जैसे कि जिसका solubility पता है कितना mg पर मिलीलीटर, मान लीजिए पता है, वो एग्जैक्ट लिखा रहेगा. जिसका नहीं पता है, जिसका solubility एग्जैक्टली कितना है नहीं पता है, तो बहुत ज़्यादा ईजिली घुल जाता है तो वेरी सॉल्यूबल, और बिल्कुल नहीं घुलता है तो प्रैक्टिकली इनसॉल्यूबल, नॉर्मली घुलता है तो सॉल्यूबल, या फिर इस तरह से अलग अलग ग्रेड्स वाइज आपका नेम था. वेरी सॉल्यूबल, फ्रीली सॉल्यूबल, सॉल्यूबल, स्लाइटली सॉल्यूबल, जो बहुत हल्का है तो उसके लिए वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल. इस तरह से आपका जो है अलग अलग बेसिक टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर सॉल्युबिलिटी नहीं पता हो. सो ये था आपका फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी. नेक्स्ट, अब जब फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी बन जाता है तो क्या हुआ, तो एक्सपायर होता है आपका जो पहला आईपी कमिटी जो बना था आपका फर्स्ट आईपी को पब्लिश करने के लिए. वो जब बन जाता है तो कमिटी को एंड कर दिया जाता है 1954 में. 1954 में आपका 48 में बना था, 54 में वो एंड हो जाता है आपका फर्स्ट आईपी कमिटी. उसके बाद क्या आता है, देन आपका कमिटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है. फिर से कमिटी का गठन होता है जब सेकेंड आईपी बनाना है, तो सेकेंड आईपी को बनाने के लिए फिर से एक कमिटी बनाया जाता है. और यहाँ पे आपका जो मेन हेड या जो चेयरमैन है वो होते हैं डॉक्टर बी एन घोष. डॉक्टर बी एन घोष का आपने नाम में भी सुना होगा, जब मैं हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्मेसी बताई हूँ तो वहाँ पर मैंने में भी बताया होगा. तो डॉक्टर बी एन घोष आपके चेयरमैन थे. उनके अंडर सेकेंड आईपी कमिटी बनता है. तो सेकेंड आईपी कमिटी जो आपका बनता है उसमें कौन कौन थे, 1 चेयरमैन जो कि बी एन घोष थे, 11 मेंबर्स थे आपके, एडिशनल और भी मेंबर्स थे, 1 मेंबर सेक्रेटरी एंड 1 असिस्टेंट सेक्रेटरी. चेयरमैन के अलावा एक मेंबर सेक्रेटरी, एक असिस्टेंट सेक्रेटरी, और उसके अलावा और भी 11 मेंबर्स थे आपके. सो ये आपका जो बनता है सेकेंड आईपी कमिटी वो बनता है ऑन 1960 में आपका बनता है. फर्स्ट 48 में आया, नेक्स्ट आपका 1960 में आया. अब ये कमिटी 60 में बनने के बाद आपका 1966 में पब्लिश होता है सेकेंड एडिशन ऑफ आईपी. ओके, पहला आता है 1955 में, और उसके बाद आपका 1966 में आपका जो न्यू है आपका न्यू सेकेंड एडिशन ऑफ आईपी वो आता है, और उसके साथ एक सप्लीमेंट आता है. ठीक है, सेकेंड एडिशन आईपी का एक सप्लीमेंट मतलब एक एडिशनल आप बुक कह सकते हो जिसमें कि कुछ और ड्रग्स ऐड कर दिया जाएगा. मान लीजिए सेकेंड एडिशन का बुक बन चुका, उसमें कुछ ड्रग्स आपके मिस आउट हो गए, 2-4 ईयर के बाद पता चलता कि अरे ये सब भी ऐड करना था, तो उसके लिए फिर से तो सेकेंड आईपी को रीपब्लिश नहीं किया जा सकता ना, तो एक सप्लीमेंट, एक एडिशनल बुक उसका ही निकाल दिया गया जो आपका 1975 मतलब 1966 में मेन आपका सेकेंड आईपी आया, और उसके बाद उसका सप्लीमेंट आता है 1975 में. ओके, सो अब मूव ऑन करते हैं ऑन दी साइलेंट फीचर्स ऑफ सेकेंड आईपी. बट उसको जानने से पहले चलिए चलते हैं आज के आईक्यू फैक्ट पर. आप लोगों को पता होगा मैं हर वीडियो में एक आईक्यू फैक्ट देती हूँ, तो टुडेज आईक्यू फैक्ट इज ऑन प्लम्बेज ट्रीटमेंट. ओके, प्लम्बेज ट्रीटमेंट क्या है मैं बता दूँ. सो 1930 एंड 50s के दौरान डॉक्टर्स को नहीं पता होता था कि ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट कैसे करें, तो वो लोग क्या करते थे, प्लम्बेज सर्जरी करते थे उस टाइम पे. ओके, प्लम्बेज सर्जरी क्या होता है, वेयर द लोब ऑफ द लंग वाज फिल्ड विथ ल्यूसाइड बॉल्स. आप लोग चाइनीज बॉल्स सुने हो, चाइनीज बॉल्स देखेंगे, छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, उसे अगर आप पानी में भिंगा दोगे तो वो क्या होता है, फिर लार्ज साइज का बन जाता है, आपका फूल जाता है, स्वेलिंग होता है, पानी खींचकर अब्जॉर्ब करके वो फूल जाता है, वापस से वो ड्राई होगा तो सिकुड़ जाएगा, ऐसा होता है. और जब वो फूल जाता है तो वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, अगर आप उसको पकड़कर क्रश करोगे तो वो ईजिली क्रश्ड हो जाता है. ओके, सो यही आपका बेसिकली होता था प्लम्बेज सर्जरी में. तो मैं बता दूं कैसे क्या होता था. अब ये 1930 एंड 50s की बात है, जब आपका एंटी टीबी ड्रग्स नहीं आए थे, ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट ड्रग्स नहीं इन्वेंट हुआ था, तब ऐसा सर्जरीज होते थे जिसमें आपका चेस्ट के अपर पोर्शन की तरफ आपका एक छोटा सा कैविटी या होल बनाया जाता था, सर्जरिकल होल्स बनाए जाते थे. होल्स के द्वारा यही बॉल्स, ये होल आपके जिस लोब बेसिकली अगर लंग्स के ऊपर के तरफ आपका टीबी इन्फेक्शन हुआ रहे
तो आप लोगों को पता होगा ईच लंग्स आपका 5 लोब्स कंटेन करता है, हर लंग्स में 5 लोब्स होते हैं। तो आपके ऊपर के तरफ के लोब्स में अगर ऐसा हुआ रहे तो अपर चेस्ट की तरफ से वहाँ से एक होल बनाया जाता था, कैविटी, जिस कैविटी के थ्रू आपका लंग्स के उसी लोब में, जिस लोब में आपका डिजीज़ हुआ है, जो आपका डिजीज़ इन्फेक्टेड लोब होता था, उस लोब को भर दिया जाता था आपके इसी ल्यूसाइड बॉल्स यानी चाइनीज़ बॉल्स जिसे आप जानते हो, उससे भर दिया जाता था। भर देने के बाद आपका क्या होता था, अब बॉडी के अंदर भी फ्लूइड्स होता है, आप लोगों को पता होगा। तो जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स, उसको ये ल्यूसाइड बॉल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने से ये बॉल्स अंदर फूल जाएंगे और आपका लोब जब पूरी तरह से भर जाएगा, छोटे छोटे बॉल्स तो लोब्स के अंदर चले गए, जब यही बॉल्स फिर भरेंगे, फूल जाएंगे, तो क्या होगा, लोब्स आपका फटेगा ना, क्योंकि अंदर में प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ये बॉल्स जनरली आपको बता दूं तो इनर्ट मटेरियल का बना होता था, मतलब किसी तरह का इसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता था हमारे बॉडी के अंदर। एनीवेज, तो इससे क्या होता था, लोब्स को हम क्या करते थे, बस्ट आउट कर देते थे। ठीक है, फटेगा लोब, और फटने से माना जाता था उस टाइम, डॉक्टर्स यही तरीका जानते थे कि जो इन्फेक्टेड लोब है अगर वो फट जाए तो लंग्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान तो कुछ नहीं होगा, बट वो लोब्स फट जाने से वो डिजीज़ क्योर हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से तब यही था, और काफ़ी हद तक उस समय वो काम भी आता था कि लोब्स फट जाएगा और ठीक हो जाता था। ओके, सो इस तरह से आपका ये एक वियर्ड ट्रीटमेंट वे था कि लोब्स को हम ब्लास्ट कर देते थे ट्रीटमेंट करने के लिए, किसको, ट्यूबरकुलोसिस को। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आपका today's next last topic is silent features of second IP. So silent features of second IP edition में क्या क्या आपका था, फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइटल ऑफ मोनोग्राफ चेंज फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश। अब लैटिन टाइटल नहीं था, सेकेंड IP आने तक आपका लैटिन टोटली हट गया, सीधे आपका इंग्लिश टाइटल लिखा रहता था मोनोग्राफ का। देन द वर्ड्स ऑफ द टाइटल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड टू द नेम ऑफ द ड्रग फर्स्ट। अब क्या हो गया, जैसे कि मैंने बताया, स्टार्टिंग में बता रही थी, टैबलेट ऑफ पैरासिटामोल, इस तरह से फर्स्ट एडिशन में अगर लिखा रहता था, तो अब सेकेंड एडिशन में क्या होता था, ड्रग का नेम फर्स्ट रहेगा, मतलब जो टाइटल रहेगा वो टाइटल का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मतलब पहले क्या होता था कि आपका जो डोजेस फॉर्म है, जैसे टैबलेट ऑफ पैरासिटामोल या फिर इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, इस तरह रहता था, तो अब यहाँ हो गया कि ड्रग का नेम पहले रहेगा, पैरासिटामोल टैबलेट, इंसुलिन इंजेक्शन, इस तरह से टाइटल का फॉर्मेट आपका चेंज हो गया। नेक्स्ट आपका डोज जो है, पहले जैसे फर्स्ट एडिशन में आपका मेट्रिक एंड इंग्लिश दोनों सिस्टम में था, यहाँ पे जस्ट मेट्रिक सिस्टम में हो गया। देन जो प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स था इज़ गिवन इमीडिएटली आफ्टर द मोनोग्राफ, वहाँ पे क्या था, आपका जितना भी ड्रग का प्रिपरेशंस मैंने बताया, जैसे कि पनीर का अगर रेसिपी है तो पनीर का चिली, पनीर शाही, ये सब एंड में दिया रहता था मोनोग्राफ के। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पे मोनोग्राफ का जो टाइटल है, टाइटल के ख़त्म होने के जस्ट बाद ही, टाइटल के जस्ट नीचे आपका प्रिपरेशंस दिया रहता था। ठीक है, जैसे आपका इंसुलिन इंजेक्शन है, तो इंसुलिन इंजेक्शन किस किस तरह से बनाया जा सकता है, उसका 2-4 फार्मूलाज जो भी है वो आपका तुरंत टाइटल खत्म होने के बाद। फिर क्या और ऐड हुआ, द टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी वाज मॉडिफाइड टू प्रोवाइड डिटेक्शन ऑफ फंगी एंड एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। मतलब अब स्टेरिलिटी टेस्ट भी ऐड हो गया, आपका पहले में नहीं दिया था, अब जो है स्टेरिलिटी टेस्ट भी ऐड हो गए। मतलब आपका IP में स्टेरिलिटी टेस्ट भी कैसे करना है, प्रोसीड्यूर, वो भी मिल जाता था। स्टेरिलिटी टेस्ट क्या होता है, आपका स्टेरिलिटी टेस्ट से किसी भी फॉर्मूला में कोई भी फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, वहाँ पे फंगी है कि नहीं, या किसी तरह का एरोबिक या एनारोबिक बैक्टीरिया है कि नहीं, उसका टेस्ट होता है, डिटेक्शन होता है। तो उसके लिए जो डिटेक्शन टेस्ट है वो भी आपका एडेड था, गिवन था सेकेंड एडिशन में। नेक्स्ट आपका कुछ एनालिटिकल टेक्निक्स। एनालिटिकल टेक्निक्स मतलब टेस्टिंग, किसी को टेस्ट करना, जांच करना कि सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। ठीक है, वो होता है एनालिटिकल टेक्निक्स, तो वो भी ऐड हुआ, जैसे कि नॉन एक्वस टाइट्रीमेट्री, कॉलम क्रोमाटोग्राफी। ये सब आप लोग अभी नहीं जानोगे, जब आप लोग एनालिसिस पढ़ोगे। आप लोगों को फार्मेसी में आप लोग पढ़ते हो एनालिसिस, तो एनालिसिस में ही आप वेरियस टेस्ट के बारे में पढ़ते हो, जिसमें आपका नॉन एक्वस टाइट्रीमेट्री, कॉलम क्रोमाटोग्राफी, ये बेसिकली ऐड हुआ। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज इन द मोनोग्राफ ऑफ टैबलेट एंड इंजेक्शन अ न्यू सब हेडिंग ऑफ यूजुअल स्ट्रेंथ। जो टैबलेट और इंजेक्शंस हैं उसके टाइटल या मोनोग्राफ, उस चैप्टर के अंदर एक और चीज़ ऐड हुआ, यूजुअल स्ट्रेंथ। यूजुअल स्ट्रेंथ मतलब जैसे कि आपका टैबलेट है, मैं अभी पैरासिटामोल का एग्जाम्पल ले रही थी, तो पैरासिटामोल आपके मार्केट में किस स्ट्रेंथ में मिलेगा, किस
स्ट्रेंथ में, किस कंसंट्रेशन में, 500 mg या फिर 650 mg का मिलता है, आपको पता होगा तो 500 mg या 650 mg। तो ये हुआ यूजुअल स्ट्रेंथ, मतलब कोई भी टैबलेट या कोई भी इंजेक्शन कितना स्ट्रेंथ, कितना mg पर मिलीलीटर, इंजेक्शन है तो कितना ml में मिलेगा, टैबलेट है तो कितना mg में मिलेगा, इसका मार्केट स्ट्रेंथ क्या होगा वो आपका दिया जाने लगा सेकेंड एडिशन से। सो होप यू ऑल फाउंड माई वीडियो यूज़फुल। आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आई होगी, मेरा एक्सप्लेनेशन वे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।